Now, the first question is, which of the following terms refers to the similarities between parents and their offspring? अगर मैंने बात की similarities की, अगर बात आ रही है तो similarities में क्या है? It is variation नहीं है, evolution नहीं, heredity yes would be heredity, और mutation में mutation नहीं होता. इन साथ साथ अपना आंसर यहाँ लिखी थी. तो one is heredity C. Then number 2 is, which part of the chromosome is responsible for protecting it from degradation? Degradation यानी कि कोई जीन का पार्ट लॉस ना हो जाए, कोई चीज खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए कौन सा पार्ट मौजूद होता है क्रोमोसोम के अंदर? तो एक होता है सेंट्रोमियर, ऑप्शन है आपके पास. सेकेंड ऑप्शन इज टीलोमियर, क्रोमैटिड या हिस्टोन. तो हिस्टोन तो प्रोटीन से इनका तो ताल्लुक है ही नहीं. क्रोमैटिड इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, वो डिग्रेडेशन से बचाता नहीं है. सेंट्रोमियर बीच का पार्ट ऑफ टीलोमियर इज द वन जो कि आपको जीन लॉस या डिग्रेडेशन से प्रोटेक्टेड रहता है. तो इट वुड बी 2 would be B. Then third question, what does each nucleosome consist of? Nucleosome होता है आपका जो कि एक कंबाइंड चीज जिसको हम होता है डीएनए, पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए फाइबर्स और wrapped around हिस्टोन प्रोटीन्स. तो इसका आंसर इसमें कौन सा होगा? आरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते. डीएनए wrapped around राइट एट हिस्टोन प्रोटीन्स, ये करेक्ट आंसर है. क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर्स नहीं, टेलोमेयर्स एंड किनेटोचोर्स नहीं. तो इसका आंसर होगा बी. ठीक है. एंड 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस पूछ रहे हैं ये. तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है इस प्रोसेस में प्रोटीन्स बन रहे हो. ठीक है. आई होप कि आपको याद होगा कि सिंथेसिस इज ऑलवेज मेकिंग ऑफ समथिंग. तो दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल्स, ये काम होता है क्या क्रोमोसोम्स का? दे कैन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, they carry genes that encode proteins, they replicate during cell division. तो जी प्रोटीन सिंथेसिस में क्या फंक्शन है क्रोमोसोम्स का? अभी बताते हैं. What is the function of chromosomes in protein synthesis? तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपके पास आते हैं ऑप्शंस हैं. प्रोटीन सिंथेसिस मींस के प्रोटीन से बनाना, या मैंने जिसमें बोलता है आपको याद होगा हमने सेल के चैप्टर में क्लास 9 में पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर द मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पूछ रहे हैं क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है. तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी तो नहीं बनाते, एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया देती है. दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, यस. या दे कैरी जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन्स, ये भी हो सकता है. दे रेप्लिकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो अच्छा, तो इसमें ये तो डी और ए तो नहीं है. बी में जो है ये प्रोटेक्ट द सेल, ये क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली नहीं कर रहे. क्रोमोसोम का काम क्या होता है कि दे कैरी जीन्स जो इनकोड करती हैं. तो 4 वुड बी सी. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. नेक्स्ट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ जीन? जीन की क्या डेफिनेशन बेस्ट है इनमें से? तो ए, अ सेगमेंट ऑफ आरएनए दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, a sequence of amino acids, a unit of inheritance found in DNA, a type of chromosome. Type of chromosome तो नहीं है. Gene definition is ये वाले जो C में लिखी है, a unit of inheritance found in DNA. It would be C. Okay. Alleles are different forms of gene located at the same locus. Yes. Different species of organisms नहीं, तो सिर्फ gene की बात होती है. Mutated chromosomes नहीं, उसको हम mutated chromosomes ही कहते हैं या degraded chromosomes कहते हैं. Copies of RNA molecules नहीं, वो chromatids होते हैं. It would be A. Different forms of gene located at the same locus. I hope ये सारे बहुत easy और factual questions हैं. तो इनमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा. अगर है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. सारी है. What is a genotype? Genotype क्या होता है? The visible traits of an organism. ये phenotype होता है. The genetic makeup of an organism. Yes, ये होता है. The protein synthesis process in an organism. प्रोटीन जिससे बन रहे होते हैं उस प्रोसेस को जीनोटाइप कहते हैं. नहीं. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज तो बिल्कुल भी नहीं है. तो उसका आंसर होगा 7 का बी. ठीक है.
Next, in Mendelian genetics, a dominant allele is always expressed when present, is never expressed तो होता ही नहीं dominant में, is only expressed in the presence of a recessive allele, नहीं ऐसा भी नहीं है, is the same as a recessive allele, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है A, कि it is always expressed when present. जब भी प्रेजेंट होगा तो ये एक्सप्रेस होगा, ज़रूरी नहीं है कि साथ में रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो. अगर डोमिनेंट मौजूद है उस जेनेटिक मेकअप में तो डोमिनेंट ही नजर आएगा, रिसेसिव नहीं शो होगा उसमें. ठीक है. Mendel's conclusion that each parent contributes one factor or allele for each trait is known as, क्या कहते हैं उस वाले आपके इस लॉ को कि एक एलील जो है हर एक ट्रेट के लिए होती है. लॉ ऑफ म्यूटेशन नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है कि सारे पहले अलग हो जाते हैं और वापस से खुद ही साथ आ जाते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ एवोल्यूशन. तो अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ ये दो लॉज पढ़े हैं आपने अपने इसमें. एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था जो कि ये कहता है कि सारे, हाँ भी सॉरी, ये वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जिसमें कि एलील्स पहले अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और वापस से रैंडमली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मिल जाते हैं. और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है जिसमें एलील्स जो हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो साथ में जुड़ सके, मतलब मिल सके. ठीक है, तो यही आपने दोनों लॉज पढ़े हैं. हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ कौन सा पूछा है. लॉ ऑफ रिलेशन नहीं, ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इट इज बी. ठीक है. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ में क्या बात हो रही है कि आपका जो हर ट्रेड है उसके लिए एक एक एलील आती है और फिर वो एक साथ मतलब इंडिपेंडेंटली अपने साथ सॉर्ट हो जाते हैं और फिर किसी की भी साथ मिल जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक क्रोमोसोम में लाइक दो एलील्स थी तो क्या पता हो कोई एक क्या आपस में मिले, साथ में नहीं मिले, व्हाटएवर. तो ये इसकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था. तो यहाँ पर यही बात. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट. इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. In a dihybrid cross, what was the phenotypic ratio? phenotypic मतलब जो appearance wise आ रहा हो, तो इसका रेशियो हमने पढ़ा था वो कौन सा था. डाईहाइब्रिड क्रॉस में पूछ रहे, नॉट मोनोहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड में 3:1 होता है जो कि A है, तो इसलिए A नहीं होगा. 9:3:1, यस. 1:1 तो कहीं नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा. 2:1, ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत है. तो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो होता है, लेकिन वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है. अगर यही क्वेश्चन आपके पास आता कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप बताएं तो उसमें फिर आप 3:1 लिखते हैं. लेकिन क्वेश्चन में अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसलिए यू विल राइट 9:3:3:1, विच इज बी. Mendel's law of independent assortment states that अब independent assortment वाला लॉ आ गया. Alleles of different genes are inherited independently. नहीं, exactly ये नहीं है, but हाँ similar. Genes do not change over time, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. Dominant alleles are inherited together, एक साथ नहीं होती. All traits are linked to one another, नहीं, तो इसका आंसर A ही होगा. So it would be A. Alleles of different genes are inherited independently. इन अ टेस्ट क्रॉस, इफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स, टेस्ट क्रॉस किसके कहते हैं, जो आपको स्क्वायर बनाकर अपना पूरा नहीं बताना होता था, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस. इफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स डिस्प्ले द डोमिनेंट ट्रेट, द पेरेंट विद द डोमिनेंट फिनोटाइप इज हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, म्यूटेटेड या रिसेसिव. अच्छा, अब ये पूछने के अगर सारे बच्चों में, सारे ऑफस्प्रिंग्स में सब में डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है,
तो इसका क्या मतलब है कि पेरेंट में क्या कौन सा फिनोटाइप था, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो पेरेंट्स में अगर हेट्रोजाइगस होता, देखो अगर हेट्रोजाइगस हो तो किसी एक बच्चे में तो एटलीस्ट आ जाता आपका ये रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव जीनोटाइप, हाँ। लेकिन यहाँ पर किसी में भी नहीं आ रहा, सारे ऑफस्प्रिंग्स में डोमिनेंट जी ट्रेट ही नजर आ रही है, तो इसलिए वो हेट्रोजाइगस अम्मा अब्बा नहीं हो सकते। अब म्यूटेटेड नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि म्यूटेटेड में तो बीमारियां हो जाती हैं। रिसेसिव नहीं होगा, जाहिर अम्मा अब्बा सारे रिसेसिव अगर हैं तो डोमिनेंट तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए इट वुड बी होमोजाइगस। अगर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स किसी भी केस में होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, यानी दोनों का कैपिटल कैपिटल लेटर वाला, तो उनके जो बच्चे होंगे वो सारे ही डोमिनेंट ट्रेट वाले होंगे। ये F1 जनरेशन की बात हो रही है, ये केस जहाँ पे बात हो रही है, ये दिस इज F1 जनरेशन। आई होप ये याद होगा कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। F1 जनरेशन होती है जो कि ट्रू ब्रीड पेरेंट्स के साथ बनी होती है, ट्रू ब्रीड होमोजाइगस और डोमिनेंट वाली, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट आए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है आई थिंक। 12 13 व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यानी ये वाला जो टेस्ट होता है आपका, इसका क्या पर्पस होता है, यानी क्यों बनाते हैं। टू डिटरमिन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, फिनोटाइप डिटरमिन करने के लिए नहीं, फिनोटाइप तो वैसे भी नजर आ रहा होगा। टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट ट्रेट, यस जीनोटाइप के लिए आप टेस्ट क्रॉस करते हैं। टू आइडेंटिफाई न्यू म्यूटेशंस, म्यूटेशंस तो आप देख ही नहीं सकते ना किसी भी टेस्ट से, किसी भी चीज से। म्यूटेशंस तो आर चांस बेस्ड, ये हो सकता है 10 में से किसी एक बच्चे को ऐसी कोई म्यूटेशन हो जाए, लेकिन ये आप टेस्ट क्रॉस किसी भी चीज से पता नहीं लगा सकते, वो लक की बात होती है, चांस की बात होती है। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन इनहेरिटेंस, टेस्ट क्रॉस किसी होता है कि या तो फिर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे, वो आप नहीं देख सकते किसी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, क्योंकि एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका हर इंसान पर या हर स्पीशी पर अलग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि किसी एक इंसान, किसी एक को स्मोकिंग से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है स्मोकिंग का दूसरे बंदे पर, आपकी ही सिबलिंग पर उतना इफेक्ट ना हो। तो यू कैन नॉट सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, वो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं देख सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इट वुड बी डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट ट्रेट। तो इसमें जीनोटाइप के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, इट मींस 13 का डी हो जाएगा। 14 which of the following is true for a homozygous genotype, contains two different alleles, नहीं सेम alleles होती है, homozygous है। It contains two identical alleles, yes that is true, because जाहिर है अगर homozygous है तो exactly एक जैसी होंगी ना, या फिर दोनों कैपिटल R होंगी या दोनों स्मॉल r होंगी। It contains no alleles, ये तो हो ही नहीं सकता है, बात ही फैक्चुअली गलत बात है। It contains only one allele, ये भी नहीं हो सकता, ये गैमीट्स में होता है कि एक ही एलील मौजूद हो। तो ये होमोजाइगस जीनोटाइप की अगर बात करें तो उसका आंसर बी होगा, which means contains two identical alleles. What ratio did Mendel observe in the F2 generation of a monohybrid cross? यानी कि जो F2 जनरेशन थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड की जो होती है, इसमें आप यहाँ पर वापस आते हैं आपको दिखाने की, इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना, तो F2 जनरेशन यहाँ पर आई, तो F2 जनरेशन का क्या बना था, आपका फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। सही है, तो फिनोटाइपिक पूछ रहे हैं तो फिनोटाइपिक होगा 3:1। अभी ऊपर ही मैंने कहा था आपसे कि अगर कभी मोनोहाइब्रिड का पूछने तो उसमें 3:1 आएगा। सही है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, हाँ ये था सॉरी। दिस क्वेश्चन, which ratio did Mendel observe in the F2 generation of a monohybrid cross? तो monohybrid cross में भी 3:1 वाला ही था, right? तो it would be C, sorry 1:1 जो है वो F1 जनरेशन का क्रॉस था, जिसमें दोनों की तरफ से एक ही मतलब इक्वल्स हो गया, कट ऑफ हो गया था, और 2:1 नहीं होता, और 3:1 होता है मोनोहाइब्रिड में, 3:1 होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस।